खुला है, आ जाओ। किसी भी लड़की के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है जब उसकी शादी होती है, क्योंकि यहाँ से उसके जीवन की नई शुरुआत होती है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि शादी के दिन दुल्हन बनी 22 साल की एक लड़की के जीवन का अंत हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। क्राइम स्टॉप के इस एपिसोड में आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी के दिन ही उसकी हत्या हो जाती है, और ये हत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती, जैसे कि शादी के माहौल में जहां घर में इतने सारे मेहमान होते हैं, वहां कौन ऐसे हादसे को अंजाम दे सकता है और उसकी वजह क्या है। आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। अंकल है? हाँ आओ। पापा आपने जितने पैसे कहा था उतने पैसों का इंतजाम हो गया। 25 लाख? इतने कम समय में इतने रुपयों का इंतजाम कैसे किया तुमने? अंकल वो मैं स्टार्टअप बिजनेस प्लान कर रहा था ना, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो मैंने अपने प्लान एक कंपनी को बेच दी। पापा, आपने जो हमारी शादी के लिए शर्त रखी थी वो आदित्य ने पूरी की। अब तो आप हमारी शादी होने देंगे ना? मिसेस राधा, आप तो बहुत ही छुपी हुई रुस्तम निकली। आपने अपनी बेटी की मैरिज भी कर दी और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होने दी। अरे ऐसी बात नहीं है। दरअसल मधु और आदित्य एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हैं। अच्छा। इसलिए हमने दोनों की रजिस्ट्रार मैरिज करा दी। मैं कनाडा से इंडिया आया था मधु से शादी करने के लिए, लेकिन अंकल ने मधु की शादी इससे करवा दी। इट्स इंसल्टिंग। मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। मधु मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। कैसा बाप है तू, इतना सब कुछ होने के बाद भी चुप है। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो इतनी गिरी हुई हरकत करने के लिए अपनी बेटी को जान से मार देता। हेलो, छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। तो कितना टाइम लगेगा? मधु को बुलाइए ना। हाँ हाँ हाँ, वैसे लेके आती हूँ। हाँ। मधु, 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 क्या हुआ? मधु, मधु।
यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। देखिए, मैं जब तक अलाउ ना करूं कोई भी कहीं नहीं जाएगा। आप लोग हॉल में बैठिए, सबसे पूछताछ होगी। शर्मा जी। सर। इनके घर में पार्टी चल रही थी, ऐसे में कोई आता है और मर्डर करके वापस चला जाता है, ये बात तो मुझे पॉसिबल नहीं लगती। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कातिल आप लोगों में से कोई है, क्यों सुनील जी? आपको किसी पे शक? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है सुनील अंकल ने ही मेरी मधु को मारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को? अपनी ईगो के लिए। आप चाहते ही नहीं थे कि मैं और मधु शादी करें, इसलिए आपने 3 महीने में 25 लाख रुपए इकट्ठे करके लाने की शर्त रखी थी। 1 मिनट, 25 लाख मतलब? हाँ सर। सर, मधु मेरी जूनियर थी, मैं अपने कॉलेज का ब्रिलियंट स्टूडेंट था, इसलिए अक्सर जूनियर मेरे से नोट्स और अपने डाउट्स क्लियर करने आते। मधु भी अक्सर मुझसे डाउट्स क्लियर करने के लिए मिलती थी। फिर मैं उसे उसके बर्थडे वाले दिन मिला। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उसका बर्थडे है। उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारा बर्थडे है? ऐसे कौन पब्लिकली चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है? पब्लिकली चिल्ला चिल्ला कर नहीं, पर पब्लिकली सोशल साइट पर तो शेयर कर ही सकते हैं ना। देखो, मैं समझती हूँ जो मुझे प्यार करते हैं ना, वो याद रखेंगे कि मेरा बर्थडे है, फिर पब्लिकली अपडेट करके क्या फायदा? प्यार तो मुझे भी है, लेकिन बर्थडे याद नहीं रहता। क्या? क्या? कुछ नहीं। वैसे अगर तुम्हें याद होता कि आज मेरा बर्थडे है तो क्या करते? ये मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। थैंक्स आदित्य। आई लव यू मधु। जब से तुम्हें समझाया तब से, लेकिन कहीं तुम मेरी बात का बुरा मानकर तुम मुझसे बात बंद ना कर दो, इसलिए कभी कह ही नहीं पाया। आई लव यू लॉट। आई लव यू टू। मैं कब से वेट कर रही थी, तुम मुझे कब प्रपोज करोगे? मैं इसलिए भी प्रपोज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे बर्थडेज याद नहीं रहते। क्या आदित्य? उसके बाद जब मधु मुझसे मिली तो उसने बताया कि आदित्य, मैंने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ तो मिल लेंगे ना, कब मिलना है? कल लंच पे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? एक्चुअली मेरे पापा मेरी खुशी के लिए जबरदस्ती मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज मैनेज कर लेना। डोंट वरी मधु, मैं सब मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। पापा क्या करते हैं आपके? अंकल पापा किसान है, खेती करते हैं। ओ, खेती करते हैं, तो उसमें तो बहुत इनकम नहीं होती होगी। जी 3-4 लाख ईयरली इनकम हो जाती है। बहुत कम है। और आप क्या करते हैं? जी मैंने तो अभी 3 महीने पहले ही अपनी स्टडी कंप्लीट की है, मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओह, यानी आपके सारे खर्चे आपके पापा ही उठाते हैं?
जी नहीं, खर्चे तो मैं ही उठाता हूँ। ट्यूशन वगैरह दे देता हूँ तो खर्चे वहीं से निकल जाते हैं। और अंकल का घर है तो रेंट वहाँ से निकल जाता है, तो रेंट देना नहीं पड़ता मुझे। और बुरी आदतें कोई है नहीं, पार्टी शार्टी करता नहीं हूँ, नशे करता नहीं हूँ, तो खर्चे मैनेज हो जाते हैं। पापा खेती करते हैं, हाउस वाइफ है और आप जॉबलेस हो। ऐसे में अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए और आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। जितनी तुम्हारे फैमिली की सालाना इनकम है ना, उतना इस घर का महीने का खर्च है। ऐसे में अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो उसके लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करूं? अंकल आई एम ट्राइंग, बाकी जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मधु भी साथ में जॉब करेगी तो साथ में मिलकर मैनेज हो जाएगा। कितने मिलेंगे? 60-70 हजार? अरे दोनों का मिलाकर के भी 1.5 लाख रुपए नहीं होता। जी मैं बिजनेस स्टार्टअप भी प्लान कर रहा हूँ। तो अरे क्या बात कर रहे हो? समय तेजी से बदल रहा है, महंगाई आसमान पे है, पैसे की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, और तुम स्टार्टअप बिजनेस की बात कर रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। जी हैव लंच। सर मैं लंच करके निकल गया था, उसके बाद मधु का मुझे फोन आया था। उसने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद इनकी और मधु की बहस हुई थी। पापा, आपको आदित्य से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या किया मैंने? अरे मैंने तो उससे उसका इनकम स्टेटस ही पूछा ना। आप उसे उसका इनकम स्टेटस नहीं पूछ रहे थे, बल्कि उसे अपना इनकम स्टेटस बता रहे थे। अरे हर फादर यही करता है बेटी। तुम्हारे मम्मी के पापा ने भी मुझसे यही पूछा था जो मैंने उससे पूछा, और अगर उससे बेटी होगी तो वो भी यही पूछेगा। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह जिद मत करो और आदित्य को भूल जाओ। बट आई लव हिम पापा। क्या छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही हो तुम जिसके साथ शादी की बात कर रही हो, क्या है उसका कैरियर? उसके साथ क्या फ्यूचर है तुम्हारा? अरे उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। उसका अंकल अगर घर से निकाल दिया तो सड़क पर आ जाओगी। बेटी अगर आदित्य हमारे स्टेटस का होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम्हारा भलाई चाहूंगा। मेरी भलाई आदित्य के साथ ही है पापा। कान खोल करके सुन लो मधु, तुम्हारी शादी अपने स्टेटस के लड़के के साथ ही होगी। तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा भला चाहूंगा। अपने जीते जी आदित्य के साथ शादी होने नहीं दूंगा। समझाओ इसे। ठीक है, मैं भी आदित्य के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। भारत देश का कानून लव मैरिज की इजाज़त देता है, लेकिन अक्सर लव मैरिज के मामलों में परिवार के लोग दिक्कत पैदा करते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अगर किसी से प्यार करे भी तो उनके कुल परिवार से मेल खाता हो, लेकिन प्यार तो इन सब से परे होता है। जैसे मधु को हो गया। अगर मधु चाहती तो घर से परिवार को शर्मसार नहीं करती भाग कर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके माता पिता को चाहिए था कि वो मधु द्वारा चुने लड़के की योग्यता को उसके पैसे से ना आके बल्कि उसकी श्रेष्ठता को दूसरे मापदंडों से तय करे। मधु अब ऐसे दो राहे पर खड़ी थी जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्यार और परिवार में किसे चुने। क्या मधु अपने परिवार की बात मानकर अपने प्यार से समझौता कर लेगी, या उसके मन में कुछ और चल रहा था और आदित्य क्या करेगा? इस बात को भूल जाएगा या अपने अपमान का बदला लेगा? आइए देखते हैं। तुम जिसके साथ शादी की बात कर रही हो, क्या है उसका कैरियर? हमारी शादी अपने स्टेटस के लड़के के साथ ही हुई। अपने जीते जी आदित्य के साथ शादी होने नहीं दी।
मधु मधु घबराने की कोई जरूरत है नहीं, मैंने उनका बैंडेज कर दिया है। आप बस उनको टाइम टू टाइम दवा देते रहिए। मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये क्या किया तुमने? एक लड़के के लिए अपनी जान देने की कोशिश की और हम लोगों का जरा भी ख्याल नहीं आया। मैं क्या करती पापा, मैं आप लोगों से जितना प्यार करती हूँ उतना ही आदित्य से भी। आप मेरी जीते जी उससे शादी नहीं होने देते और मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सब मेरी ही गलती है जो इतना प्यार दिया तुम्हें, बचपन से लेकर सारी जिद तुम्हारी पूरी की। शुरू में ही थोड़ा कंट्रोल करता ना, ये दिन देखने को नहीं मिलता। आई एम सॉरी पापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अच्छा, तो क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करता है जितना तुम उससे करती? हाँ, बहुत। अगर ऐसी बात है तो मैं आदित्य के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त। क्या? आदित्य को 3 महीने के अंदर 25 लाख रुपए इंतजाम कर दो। पापा, इतने कम टाइम में वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा? अगर वो अपने प्यार के लिए 25 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता तो मैं ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी नहीं कर सकता जो मेरी बेटी की जरूरतों को पूरा न कर सके। और सुनो, 25 लाख रुपए उसे कमा कर लाने हैं। उसे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बेचनी है, नहीं किसी से उधार लेना है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी शादी आदित्य से करा दूंगा, और नहीं तो जो मैं कहूंगा वही होगा। वही शादी करनी होगी जहां हम चाहें। पर पापा, 25 लाख रुपए, इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? तुम्हारे पापा ने जानबूझकर ये शर्त रखी है ताकि मैं पूरी ना कर पाऊं। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर लाएंगे 25 लाख रुपए। तू कैसे लाएंगे? 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। ऊपर से उनकी शर्त के पैसे सिर्फ कमाई के होने चाहिए। मिलकर भी जॉब करेंगे ना, तब भी 3 महीने में इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। आदित्य, अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा हमें। कोई रास्ता नहीं है। हमारे पापा ने फुल प्लानिंग के साथ ये शर्त रखी, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ में कॉलेज तुम्हारा खत्म हो जाएगा और 3 मंथ में हम पैसे नहीं दे पाएंगे, और उसके बाद तुम्हारी शादी जय से कर देंगे। जय? ये जय कौन? सर, ये मेरे बिजनेस पार्टनर का बेटा है। मैं मधु से उसकी शादी की बात करना चाहता था, और जब ये बात मैंने अपनी बेटी को बताई तो उसने इनके बारे में बताया। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटे, आज का क्या प्लान है आपका? नथिंग स्पेशल। क्यों? क्योंकि जय आपसे मिलने के लिए आ रहा है। जय कौन? अरे, मेरा बिजनेस पार्टनर का बेटा है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है और एनआरआई है। इंडिया आया हुआ है घूमने फिरने के लिए। तुम उसे घुमाओ, उसके साथ दोस्ती बढ़ाओ और अच्छी फ्रेंडशिप करो। मेरे ऑलरेडी इतने फ्रेंड्स हैं, मैं उससे फ्रेंडशिप क्यों बढ़ाऊं? आई नो बेटा, आपके बहुत से फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये फ्रेंडशिप जरा अलग है। मतलब ये कि अब तुम बड़ी हो गई हो और इस साल तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, तो शादी वादी करनी है कि नहीं करनी? तो इसीलिए एक बार जैसे मिल लो, उसे देख लो, पसंद कर लो। भाई, हमें तो लड़का बहुत पसंद है, और अगर तुम्हें भी पसंद आ जाए तो बात कुछ आगे बढ़ाएं। शादी? आप लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मुझसे पूछा तक नहीं। अरे, इसमें पूछना क्या है? कोई लड़का थोड़ा फाइनल कर दिया हमने। हाँ मधु, आज नहीं तो कल तो शादी करनी पड़ेगी। तू एक बार उस लड़के से मिल ले। तेरी मर्जी के बगैर हम शादी नहीं करेंगे। मैंने लड़का पसंद कर लिया है। क्या? हाँ, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। आदित्य मेरा सीनियर है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से, वरना किसी से नहीं। क्या बकवास कर रही हो? ये प्यार प्यार कुछ नहीं होता। आजकल के लड़के जब तक कॉलेज में रहते हैं, तुम जैसे मासूम और अमीर लड़कियों को फंसाते हैं, बाद में उन्हें छोड़ देते। पापा, आदित्य ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। आप एक बार। मैं कह रहा हूं उतना सुनो। तुम्हारी शादी वही होगी
जहां हम चाहेंगे। ये आदित्यवादी को भूल जाओ। पापा, मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। और तेरे माँ बाप जो तुझसे इतना प्यार करते हैं उसका क्या? बचपन से लेकर सारी ख्वाहिशें तुम्हारी आज तक पूरी की हमने। तुम्हारी शादी वही होगी जिसे हम दोनों पसंद करेंगे। मधु, तू टेंशन मत ले। एक काम कर, कल आदित्य को लंच पे घर पे बुला ले। मैं तुम्हारे पापा को समझाती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। तो पूरी कहानी यह है कि मधु को आदित्य से प्यार था और आपने मधु के लिए जय को चुन रखा था। जी। लेकिन मधु की शादी आदित्य से नहीं हो पाई तो उसने आपको आत्महत्या करने की कोशिश की धमकी दी। इसलिए आपने आदित्य के सामने ये शर्त रखी कि 3 महीने में उसे 25 लाख रुपए इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि आप ये बात जानते थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान 3 महीने के अंदर 25 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकता। सच कह रहा हूं ना मैं? जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या हुआ? सर, हमने इनको 25 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन इनकी ईगो हर्ट होगी, इसलिए इन्होंने मधु की हत्या कर दी। मैंने नहीं मारा अपनी बेटी को। सुनील जी, वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि किसने मारा और किसने नहीं मारा है। फिलहाल तो तू ये बता कि 3 महीने के अंदर 25 लाख रुपए तूने इकट्ठा कैसे कर लिए? सर, मैं जानता हूँ। अशोक, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, बदनाम हो जाएगी। जिसने तेरी इज्जत की परवाह नहीं की और तुझे अभी भी उसकी परवाह है, और फिर यहाँ है कौन? सिर्फ परिवार वाले और कुछ दोस्त लोग ही तो हैं, उनको सब पता है। क्या बता रहे? यही इस लड़के ने 25 लाख रुपए के लिए मधु को गलत काम में डाला था, और सर वो जिस्म फरोशी का धंधा करने लगी थी। सर, मैंने मधु को कहीं नहीं भेजा था, ये सब उसी का आइडिया था। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। 25 लाख अरेंज नहीं हुए तो हमारी शादी नहीं होगी आदित्य, और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकती। मैं भी नहीं जी सकता मधु तुम्हारे बिना, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। एक रास्ता है, हम भाग जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती आदित्य। अगर मैंने ऐसे किया तो मेरे पापा की बहुत इंसल्ट होगी और वो सहन नहीं कर पाएंगे। मैं उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहती आदित्य, बल्कि उनकी परमिशन से शादी करना चाहती हूँ। पैसे तो हमें इकट्ठे करने ही होंगे। तो फिर क्या करूं? खुद को बेच दूं या तुम्हें? एक रास्ता है, लेकिन प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं करोगे और मेरा साथ दोगे। प्रॉमिस। अरे बात तो ठीक है मधु, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? इतने कम टाइम में इतने पैसे इकट्ठा करने का कोई और तरीका नहीं है आदित्य। अपने प्यार को हासिल करने के लिए हमें ये करना ही होगा। तुम्हें पाने के लिए मैं तुम्हारा शरीर नहीं बेच सकता। हमारा प्यार शरीर का नहीं है, आत्मा का है आदित्य। अगर तुम्हें कोई और रास्ता समझ आए तो मुझे बता दो, मैं तुरंत ये काम छोड़ दूंगी। फिलहाल अपना प्यार हासिल करने के लिए हमें ये रास्ता चुनना ही पड़ेगा। लेकिन मधु। लेकिन कुछ नहीं, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मेरा साथ दोगे। मैं तुम्हारा इस काम में साथ नहीं दे सकता। कोई रास्ता है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं ये गंदा काम करते हुए तुम्हें नहीं देख सकता। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाते, खत्म कर देते हैं सब। इतना आसान होगा सब कुछ खत्म करना आदित्य? अपने प्यार को हासिल करने के लिए हमें ये करना ही होगा। किसी भी चीज को हासिल करने के 2 रास्ते होते हैं, पहला सही, दूसरा गलत। सही रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन उस पर चलने का परिणाम 100% सही होता है। गलत रास्ता सरल होता है, उस पर चलकर लक्ष्य को जल्दी भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जिसका परिणाम हमेशा ही गलत होता है। मधु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपने प्यार को पाने के लिए वो एक ऐसे काम को चुनने का मन बना रही थी जो हर लिहाज से गलत था। आदित्य को मधु की ये बात समझनी चाहिए थी, उसने कोशिश भी की, लेकिन क्या मधु सच में ऐसा कुछ करने वाली थी?
या गुस्से और जल्दबाजी में लिया फैसला, और इन सबसे बड़ी बात यह कि उसकी हत्या किसने और क्यों की, इस कारण का पता पुलिस लगा रही थी कि कुछ और चौंकाने वाले तथ्य मिले। देखिए क्या। दिखती तो अच्छी है, फिगर भी ठीक ठाक है और इंग्लिश भी बोल लेती है। काफी अच्छा दाम मिलेगा इसको। लेकिन हाँ, हर क्लाइंट पे 20% मेरा रहेगा। मंजूर? ठीक है। वैसे तुमने इस काम को करने के बारे में सोच तो लिया है, इसीलिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इस काम में पैसा बहुत है, लेकिन बहुत कुछ खो जाता है। मुझे जो चाहिए मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बाकी कुछ भी छूटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, वहाँ टाइम से पहुँच जाना। शर्म नहीं आई तुझे? उसे रोकने के बजाय तू उसका एजेंट बन गया। सर मैंने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि जैसे तैसे करके 3 महीने में उसे 25 लाख रुपए इकट्ठे कर। कूदता था मैं, मन करता था कि मैं आत्महत्या करूं, लेकिन फिर सोचता था कि वो ये सब मेरे लिए तो कर रही है। क्लाइंट के पास भी मैं ही छोड़कर आता था। उसने बताया था जब पहली बार उसने किसी के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो ऐसे खड़ी क्यों? फटाफट कपड़े उतारो, शुरू करते हैं। हाँ? नहीं हूँ क्या? अरे फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि करते कैसे हैं। मैंने इनको पैसे दे दिए थे, लेकिन इनका ईगो हर्ट हो गया, इसलिए इन्होंने मधु की हत्या कर दी। सर मैंने नहीं मारा अपनी बेटी को। आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी ये सब काम कर रही है? सर मुझे अशोक ने बताया था। आपको कैसे पता चला? सर
मैं लड़कियां बुलाया करता था, और उस दिन भी मैंने एक लड़की बुलाई। Come in. क्या हुआ? आप इतना चौंक क्यों गए? कुछ नहीं, बस ऐसा ही। रुक जाओ, रहने दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक काम याद आ गया था। आज रहने देते, बाद में करते हैं ना। मैं तुम्हारा पेमेंट अंजलि को दे दूंगा। ऑफिस में सुनील के केबिन में मैंने मधु का फोटो कई बार देखा था, इसलिए उसे पहचानना मेरे लिए आसान था। बड़े अजीब बाप हैं आप। अपनी बेटी पर पैसों के लिए दबाव डाला। आपके दबाव की वजह से उसे ऐसा गंदा और घिनौना काम करना पड़ा। अगर आपने दबाव नहीं डाला होता ना, तो आज आपकी बेटी जिंदा होती। सर, इन्होंने प्रेशर ही नहीं डाला, बल्कि मधु की हत्या भी की है। सर, पार्टी में मैंने सुना था, अशोक अंकल इनको कह रहे थे। कैसा बाप है तू, इतना सब कुछ होने के बाद भी चुप है। अगर तेरी जगह मैं होता ना, तो इतनी गिरी हुई हरकत करने के लिए अपनी बेटी को जान से मार देता। मैंने इनको देखा भी मधु के रूम की तरफ जाते हुए। हाँ सर, अशोक ने मुझे सब बताया था। मैं अपनी बेटी के रूम की तरफ जा रहा था उसे माफी मांगने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन फिर मुझे जय ने रोक लिया। 1 मिनट, कहीं जय ने तो नहीं मारा? अंकल जी, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मैं क्यों करूंगा ऐसा? क्योंकि तेरी शादी नहीं हुई थी उससे। सर, जब मैं मधु के कमरे में जा रहा था तो इसने मुझे रोका और ये एक बात कही थी। अंकल जी, ये सब क्या हो रहा है अंकल? क्या मतलब? मतलब ये कि कनाडा से इंडिया में ड्रिंक करने थोड़ी आया हूँ। आप ही ने तो बुलाया था मुझे, शादी किसी और से कर दी। मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा इंप्रेशन ही नहीं पड़ा। और मैंने उन पर दबाव डालने के लिए 25 लाख रुपए देने की बात कही, वो भी उन्होंने दे दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप नहीं, मैं करूँगा। इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं कर सकता। मधु मेरी नहीं होगी, किसी और की भी नहीं हो सकती। जान ले लूंगा मैं उसकी। मैंने कुछ नहीं किया है सर, ये तो बस मैंने इनको डराने के लिए बोला था ये सब। अगर आपको मुझ पे डाउट है तो आप केस करो, इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ सर। आरोप को सच में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिलहाल सिचुएशन तुम दोनों के फेवर में नहीं है, इसलिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। सर, अगर आप शक के बिना पर ही सबको ले जा रहे हैं तो जिंदल को भी लेके जाइए ना सर। उसने भी तो धमकी दी थी कि मधु को जान से मार देगा। जिंदल कौन? ब्लैकमेल किया था सर उसको मधु और आदित्य ने 15 लाख रुपए के लिए। मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, एक मीटिंग में मिला था। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जय। फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि हम आपके साथ डील कर रहे हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। शायद आपको पता नहीं है, पिछले 3 साल से लगातार हम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया आया था शादी करने के लिए, शादी तो हुई नहीं, सोचा बिजनेस ही कर लूं, कुछ तो फायदा हो। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर जय? आखिर ऐसी कौन सी अनलकी लड़की है जिसने आपके जैसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के साथ शादी करने से इनकार कर दिया? जरा मैं भी तो देखूं। ये है मधु। ओके। उस दिन जिंदल ने मुझे बताया था कि किस तरह से मधु ने उसे ब्लैकमेल करके 15 लाख रुपए लूट लिए।
जिंदल ने यह भी कहा था कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं मधु को जान से मार दूंगा। मैंने उसे तो पार्टी में भी इनवाइट किया था, लेकिन मधु के मर्डर से कुछ देर पहले ही वो निकल गया। जब तुझे पता चला कि मधु ऐसा काम करती है, फिर भी तो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। सर मैं प्यार करने लगा था उससे सर। सफेद झूठ बोल रहा है सर। इसकी नजर मधु की प्रॉपर्टी पे थी। मैंने देखा सर इसकी फाइल को चेक करके, 3 साल से इसका बिजनेस ठप बैठा हुआ है, कुछ नहीं है इसके पास। ये मधु से शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसके नाम पे 6 कंपनियां और शेयर सब इसके हो जाते शादी के बाद। इसके मन में क्या था ये छोड़, तो जिंदल की कहानी बता। सर मधु को लगा था कि वो सेक्स वर्कर बन के पैसे कमा लेगी, लेकिन इनको मिलाकर 10 लाख, 2 महीने में 10 लाख हुए हैं तो 1 महीने में 15 लाख कैसे होंगे? मैंने तो पहले ही कहा कि 25 लाख रुपए इकट्ठा करना हम दोनों के लिए मुश्किल है। कोई और तरीका नहीं है क्या? तुम्हारे पापा को मना लेते हैं, हम भाग जाते हैं, कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है, उससे मुझे एक काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे पास पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। क्या? मैं अपने क्लाइंट का वीडियो बनाकर उनसे पैसे मांगूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मधु, ये ब्लैकमेलिंग है, बहुत खतरा है, पुलिस केस हो सकता है। नहीं ये नहीं होगा। कुछ नहीं होगा आदित्य, बदनामी के डर से कोई भी पुलिस के पास नहीं जाएगा और हम कौन सा ये बार बार करने वाले हैं। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। उसके बाद मधु ने जिंदल को थ्रेट कॉल करना शुरू कर दिया था। ये तुमने अच्छा बदला लिया। अब तुम पैसे लेने के बाद ब्लैकमेल नहीं करोगी और ये वीडियो वायरल नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? मुझ पर विश्वास करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जिंदल साहब। ये लो, पूरे है ना? पूरे 15 लाख। जिंदल को उठा लो। सबके स्टेटमेंट सुनने के बाद ये बात तो तय हो गई कि मधु का कत्ल जिंदल, जय और सुनील, इन तीनों में से किसी एक ने ही किया है और सजा तो तुझे भी मिलेगी। पर ब्लैकमेलिंग का केस लगेगी, सबको सजा मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। चलो। मधु लव मैरिज करना चाहती थी जिसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके पिता का डर भी जायज था। ऐसे में मधु और उसके पिता को बीच का रास्ता चुनना चाहिए था, समय लेकर एक दूसरे को समझाने के बाद फैसला लेना चाहिए, तो शायद यह हादसा ना होता। क्या पुलिस के शक की गिरफ्त में आए लोगों में से कोई एक मधु का हत्यारा था या इसके पीछे किसी और का हाथ था? मधु की हत्या भले ही आदित्य ने ना की हो, लेकिन इस अपराध के पीछे उसके पिता का भी उतना ही हाथ था। इसने अपनी बेटी के प्यार को मानने और समझने के बजाय उसके सामने 25 लाख की शर्त रखी। अंजलि का भी उतना ही हाथ था, जिसने मधु को जिस्म फरोशी के धंधे में आने से नहीं रोका, और हर उस व्यक्ति का उतना ही हाथ है जिसने मधु के साथ की स्थितियों को नजरअंदाज किया। और खुद भी मधु इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। इस देश के कानून में लव मैरिज के लिए प्रावधान है। अगर आप भी मधु बालिग हैं तो, अगर आप बालिग हैं तो आदित्य की तरह प्यार करते हैं, आपसी समझ है,
समझदारी है तो परिवार वाले से पहले तो बात करें, माता पिता से बात करें, नहीं तो कानून भी आपकी मदद करता है। पुलिस थाने में भी जाएंगे तो मधुर आदित्य की तरह जो हुआ हादसा अगर आप नहीं करते हैं तो वो हो सकता है। और उसके बाद आप जान रहे हैं हाथ कुछ लगता नहीं है। देख लीजिए। अरे नहीं शर्मा जी, बहुत जल्दी मिलते हैं, चलिए बाय। सर। हाँ जसवंत। सर मधु उनके साथ में जो भी कर सबकी कॉल रिकॉर्ड निकलवा लो। ये देखिए सर, मधु इस नंबर से लगातार संपर्क में थी। ये नंबर अंजलि का है सर। अंजलि वो जो लड़कियां सप्लाई करती हैं, मधु को भी वही मैनेज करती थी। सर जब इस नंबर की कॉल रिकॉर्ड निकलवाई हो ना तो बहुत सारी चौंकाने वाले खुलासे हुए। जसवंत हाल वैसे हो ना, इस मर्डर के ताले की चाबी है। यस सर। अब तोते की तरह मुंह खोल और बोल। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। जिस वक्त मधु का मर्डर हुआ उस वक्त तू अंजलि के साथ फोन पर था। बेटा अंजलि ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब तो खुद बताएगा या फिर? सर मैं बताता हूँ। कैसा बाप है तू, इतना सब कुछ होने के बाद भी चुप है। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो इतनी गिरी हुई हरकत करने के लिए अपनी बेटी को जान से मार देता। हेलो, ये मधु कहाँ है? उसका फोन लग ही नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें फोन ट्राई किया। उसको फोन दो। क्या बात हुई? अरे बहुत अच्छी बात है, मधु को एक NRI पार्टी ने पसंद कर लिया है और उसको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। उसको फोन दो, उससे बात कर लूंगी तो पता चल जाएगा। अभी तो घर में पार्टी चल रही है। अरे पार्टी चल रही है तो वहाँ लेट से चली जाएगी। उसको फोन दो, मेरा बात करना अभी जरूरी है। देखो आदित्य, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है, तुम लाइन पे रहो, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। खुला है, आ जाओ। मधु, अंजलि का फोन है। एक क्लाइंट के लिए तुमसे बात करना चाहती है। मुझे कोई बात नहीं करनी। जब पापा की शर्त पूरी हो गई, हमारी शादी हो गई और काम ही नहीं करना तो बात क्या करनी? मधु बहुत बड़ी पार्टी है, मुंह मांगी कीमत दे रही है। कैसी बात कर रहे हो आदित्य? मैंने तुम्हारे लिए की है, पैसों के लिए नहीं। तुम ये भी मेरे लिए करोगी? बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ शादी के बाद भी करोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पापा सही कहते थे कि पैसे के बिना कुछ नहीं है, और जब इतनी आसानी से पैसे मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम ही क्या है? मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं आदित्य। लेकिन मधु, मुझे तो है। गाड़ी लेनी है, घर लेना है, स्टार्टअप शुरू करना है। बिना पैसों के तो नहीं होगा। अब फटाफट अंजलि से बात करो, मैं पार्टी खत्म होते ही तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। आज हमारी सुहागरात है आदित्य, तुम मुझे किसी और के साथ सोने के लिए बोल रहे हो? तुम कौन सा पहली बार किसी के साथ सो रही? न जाने कितनी सुहागरात मना चुकी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी गिरी हुई बात करते हुए? तुम्हें पाने के लिए क्या नहीं किया मैंने? सुसाइड करने की कोशिश की, मम्मी पापा से झगड़ा किया, अपना जिस्म बेचा, अपनी आत्मा बेच दी। अब लग रहा है काश मैं नहीं करती। करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ, और अगर मैंने छोड़ दिया ना तो तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। किस प्यार की बात कर रही हो? एक धंधे वाले से कोई प्यार नहीं करेगा, कोई नहीं अपनाएगा। अच्छा वो तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ गया। मैं आज अभी इसी वक्त ये शादी तोड़ती हूँ और सबको जाकर तुम्हारी असलियत बताती हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। मधु मेरी बात सुनो। आदित्य मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मधु। छोड़ो। को मधु मेरी बात सुनो। आदित्य मैं कहती हूँ मधु। छोड़ो। मेरी बात मधु।
मधु काम पैसा बहुत है, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं। एक धंधे वाली से कोई काम नहीं करेगा, कोई नहीं उठा जाए। अपने प्यार को पाने की जल्दबाजी में मधु ने गलत राह चुना। आदित्य भी मधु से प्यार करता था, लेकिन मधु के जिस्म फरोशी के धंधे में आते उसका प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। पैसे का लालच बढ़ने लगा, जिसके चलते उसके ही प्यार ने उसकी हत्या कर दी। मधु की हत्या के जुर्म में आदित्य को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनाई गई। मधु की कहानी एक सीख देती है, आपके लिए, हम सब के लिए कुछ हासिल करने के लिए सही रास्ता ही चुने। कृपया, अंजाम बुरा होता है गलत रास्ते का, आप जानते हैं, तो नजर रखिए अपने आसपास ऐसे किरदारों पर, लोगों को आगाह कीजिए और देखते रहिए क्राइम स्टॉप। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।